अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने या ना देने के हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन की ताखीर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस मामले का फैसला न होने से कौमी असम्बली का पहला इजलास एक तरह के आईनी बहरान की नजर हो रहा है। इलेक्शन कमीशन इस मामले पर गैर जरूरी ताखीर क्यों कर रहा है और आखिर इस ताखीर का मकसद क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से दायर तमाम दरखास्तों को यकजा करके दरखास्त पर खुली समाअत करने का फैसला किया था। PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों की SIC में शमूलियत की दो वाज़ेह वजूहात थीं। एक, इस बात को यकीनी बनाना कि इन उम्मीदवारों को आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्टी डिसिप्लिन के तहत लाया जाए, और दूसरा मकसद पार्लियामेंट में मखसूस नशस्तों का हुसूल है। PTI का कहना है कि मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता, और अगर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया तो ये गैर कानूनी होगा। ताहम कई कानूनी माहिरीन इस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं करते और ये कहते हैं कि कौमी असम्बली का पहला इजलास इंतखाबात के बाद 21 दिन के अंदर होना ज़रूरी है। कानूनी माहिरीन का यह भी कहना है कि PTI का यह इसरार कि पार्लियामेंट के मुकम्मल होने तक कौमी असम्बली के स्पीकर या वज़ीर आज़म या सदर का इंतखाब नहीं किया जा सकता भी गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट ज़्यादातर इंतखाबात के बाद नामुकम्मल रहती है। जब कुछ कानून साज मुतादिद नशस्तों पर जीत जाते हैं तो उन्हें अपनी इजाफी नशस्तें छोड़कर सिर्फ एक नशस्त रखना होती है। ताहम मखसूस नशस्तों का मामला कुछ मुख्तलिफ है। अगरचे इलेक्शन एक्ट में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है जो किसी भी पार्टी की तरफ से मुकम्मल तौर पर नई फहरिस्त जमा कराने की इजाज़त दे, इसलिए ये एक मुनफरिद तकनीकी सूरत हाल है। इस उलझन में मजीद इजाफा यह हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इन खुसूसी नशस्तों पर अपनी हिस्सेदारी का दावा कर दिया है। आज इस मामले में एक नया ट्विस्ट देखने में आया कि समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की जानिब से सेनेटर अली जफर को खत दिखाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुद इन नशस्तों की ख्वाहिशमंद नहीं है, मगर बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इस दावे की न सिर्फ तरदीद सामने आ गई, बल्कि यह भी वाज़ेह हो गया कि खत के मतन का मतलब भी ये नहीं है। कई हलकों के मुताबिक इस ताज़ा तनाज़े से बचा जा सकता था अगर इलेक्शन कमीशन अब तक ये फैसला कर लेता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों की मुस्तहिक है या नहीं है। ECP ने कल भी समाअत में इस मामले का फैसला करना था, लेकिन इस मामले को मुलतवी करके फिर से इस पर दोबारा कार्रवाई शुरू हो गई। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि इस तनाज़े को क्यों तूल दिया जा रहा है, फैसला क्यों नहीं किया जा रहा है। पैनल से बात करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, कौमी असम्बली इजलास, स्पीकर, वजीर आजम, सेनेट और सदारती इंतखाबात, सबकी नजरें कौमी असम्बली की 25 मखसूस नशस्तों पर। इलेक्शन कमीशन फैसला देने में ताखीर क्यों कर रहा है? जैगम साहब। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है इसका तो ताल्लुक जाके बनता है इलेक्शन कमीशन की नीयत से, इंटेंशन से। हमें इंटेंशन तो मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि इलेक्शन कमीशन पे बहुत सवालात उठ रहे हैं। PTI भी उठा रही है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी उठा रहे हैं, पाकिस्तान के भी और दुनिया भर के भी। अब आप देखिए, जो मखसूस नशिस्तों का तसव्वुर है, इसका मकसद ये है कि ख़वातीन को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए और अक़लियतों को भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। अब ये नुमाइंदगी कैसे दी जाए? आईन ये कहता है कि ये नुमाइंदगी उनको पार्टियों के सीट्स के तनासब से दी जाएगी। यानी ये तसव्वुर किया जाएगा कि अगर किसी पार्टी ने ज़्यादा सीटें ली हैं तो जाहिर है उन्हें ख़वातीन ने भी तो वोट दिया है ना, उसी हिसाब से तो उसको ज़्यादा सीटें मिले, और उसको अक़लियतों ने भी वोट दिया है तो जाहिर है उनकी इतनी ज़्यादा नशिस्तें। आईन सिर्फ ये कहता है, इससे आगे कोई पाबंदी नहीं लगाता। अब इलेक्शन एक्ट जो है उसमें ये बात की गई है और ज़रूर की गई है कि सियासी जमातें इलेक्शन से पहले अपने जो लिस्ट हैं रिजर्व सीट्स के लिए ख़वातीन की और अक़लियतों की लिस्टें फराहम करेंगी, और उन लिस्टों की बुनियाद पर उनको, क्योंकि ये प्रेफरेंस होगी उनकी, वो किसको चाहते हैं उसकी बुनियाद पे उनको सीटें एलोकेट की जाएंगी, इलेक्शन एक्ट कहता है। लेकिन इलेक्शन एक्ट कहीं ये नहीं कहता, कोई प्यूनिटिव क्लाज नहीं है इसमें कि अगर आपने नहीं कराई तो फिर आपको डिनाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो चीज़ है जो टेक्निकल बात निकाल ली गई है। हालांकि इलेक्शन एक्ट जो है वो ये भी इजाज़त देता है, आइन भी इजाज़त देता है कि मेंबर्स जो मुंतखब होकर आए वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जब सियासी जमात को उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो सियासी जमात का एक हक बन जाता है उसको टेक्निकल ग्राउंड पे नॉक आउट करके सीटें ना देना, ख़वातीन की सीटें ना देना,
अकलियतों को सीटें ना देना, ये तो एक बहुत बड़ी तादाद में जो खवातीन और अकलियतें जो उस पार्टी के साथ वाबस्ता है उसके साथ ज्यादती है। पार्टी तो दूसरी बात है, पहली बात यह है कि उन खवातीन और उन अकलियतों के साथ ये ज्यादती है। अब जो आपकी दूसरी बात थी, देखिए जहां तक इजलास का ताल्लुक है कौमी असम्बली का, उसको नहीं रोका जा सकता। कौमी असम्बली के इजलास के बारे में आइन में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है 21 दिन में होना है। सदर साहब पहले बुला ले तो बुला ले, वरना ये 21वें दिन होगा। ये फोरम, ये जो मसला पैदा हुआ है उसको हल करने का फोरम जो है वो प्रेसिडेंसी नहीं है। इस मसले को सदर साहब ने हल नहीं करना, इसलिए इसका सदर साहब से ताल्लुक नहीं है। मसला है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सदर साहब इसको असम्बली का इजलास रोक कर हल नहीं कर सकते। इसको इलेक्शन कमीशन में हल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हल नहीं करेगा तो जाहिर है फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस मसले को हल करेगी। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो आज़ाद उम्मीदवार गए 80 से ज़्यादा नशिस्तें उनके पास मौजूद हैं। क्या टेक्निकल बुनियादों पर ये नशिस्तें ना देना, जो बात भी हो रही है, ख़वातीन और अक़लियतों की नुमाइंदगी को कम कर देना, सियासी एतबार से इस फैसले को आप सही कहेंगे, गलत कहेंगे? देखिए, पहली बात है कि सियासी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काय को करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसला कर देना चाहिए और ये नशिस्तें मिल भी जाएं जिनके लिए इतनी पुकार हो रही है सारे मुल्क में, और इसको मुल्क का सबसे अहम तरीन इशू बना के पेश किया जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी असम्बली में भी जिनकी मदद के लिए सारी पुकार हो रही है उनको ना तो कहीं पे इक़्तिदार मिलेगा और ना ही उनके पास इतनी नशिस्तें आ जाएंगी कि वो इक़्तिदार हासिल कर सकें। मुझे दोनों की समझ नहीं आ रही है। तो हक़ नुमाइंदगी देने में मुझे नहीं पता, ये मैंने तो जो कहना था कह दिया। हक़ नुमाइंदगी के मैं मुखालिफ नहीं हूँ। हक़ नुमाइंदगी किसी कानून के ताबे देना ना, अगर वो कानून के ताबे दे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये दे भी दी जाए तो सारे मुल्क में जो इतना शोर मचाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादती होगी, इलेक्शन में धांधली होगी, धांधली जारी है और धांधली की एक शक्ल और है। ये जो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, सारी की सारी सीटें जितनी उनकी बनती हैं मुतनासिब हवाले से, अगर मैं उनको दे भी दूँ तो मुझे ये जो बातें करने वाले और आज उनका एक लीडर भी PTI का, जो साहब PTI और पता नहीं सुन्नी इत्तेहाद का लीडर भी ये बातें कर रहा था, उससे पूछा जाए भाई ये तुम्हें मिल भी जाएँ तो तुम क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सर है तो उनकी देने में क्या एतराज़ है? मुझे ये नहीं बहस, मेरे को ये बहस मेरी नहीं है। लेट दी इलेक्शन कमीशन जो है कंसर्न अथॉरिटी। मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन पे है ना आपसे। मैं इलेक्शन कमीशन का ना नुमाइंदा हूँ, ना मैं इलेक्शन कमीशन को जानता हूँ। मेरा तो एक तरीकाकार है, आइन और कानून के ताबे पाकिस्तान के मामलात को चलाया जाए, खा वो इन नशिस्तों का मसला हो या कोई और मसला। मसलन जो पहला सवाल है कौमी असम्बली इजलास, स्पीकर, वज़ीर आज़म, सैनेट और सदारती, आप इसकी बात नहीं कर रहे। ये सब कुछ मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, कानून और आइन के मुताबिक सब होगा। इंशाल्लाह ये असम्बली बनेगी, आप स्पीकर भी मुंतखब होगा, वज़ीर आज़म भी मुंतखब होगा, सैनेट के इलेक्शन भी होंगे और मार्च में पाकिस्तान का नया सदर भी आएगा और इसी प्रोसेस के जरिए आएगा। अब इस प्रोसेस को रोकने के लिए जो भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं, ये जब तक ये प्रोसेस शुरू नहीं होता तब तक तो ठीक है, मामला चलेंगे। प्रोसेस तो चलेगा, लेकिन फिर एक सवाल है कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं ने जब आज गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा ये वो अपनी नशिस्तों का नंबर 78 कह रहे हैं, सूबाई भी मिला के उसके अंदर शामिल है। 78 मखसूस नशिस्तें चारों सूबों की मिला के बन जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल। पंजाब चारों सूबों की मिला के एक जगह पे दे दी जाएंगी उनको। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये मखसूस नशिस्तें अभी आज पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी मांग लिया, अगर ना उनको दी जाती है ना इनको दी जाती, किसी को भी नहीं दी जाती, खाली रहती है, खाली रहती है, तो फिर नामुकम्मल नहीं रहती। सुन लेना, देनी पड़ेंगी बिकॉज आइन की रिक्वायरमेंट है। किसको देनी पड़ेगी? ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, मैंने नहीं करना। अगर एक सुकम है, अगर एक लुकूना लॉ में है, उस लुकूनों को रिजॉल्व करने के लिए ये मसला आइनी माहिरीन ने तय करना है, वकला ने तय करना है, उनकी सोच ने तय करना है। देखना पड़ेगा इसके प्रेसिडेंट क्या है। आपने पिछले दफा एक कहा था कि एक पार्टी को बलूचिस्तान में दी गई, आप ही ने मुझे बताया था, लेकिन उन्होंने देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना बहुत सारी चीज़ों को। ये मेरे और आपके कहने पर तो मसला नहीं हल होना, और फिर ये कौमी मसला है भी नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर इस मामले को मैं मान भी लूँ, आज ही मान लूँ, और मुमकिन है अभी घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको अनाउंस भी कर दे, तो उस अनाउंसमेंट से पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है और ना ही इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगी। कौमी असम्बली का इजलास भी होगा, स्पीकर साहब भी मुंतखब होंगे, वज़ीर आज़म भी मुंतखब होगा, सेनेट का आने वाला इलेक्शन भी होगा और सदर पाकिस्तान भी
आईनी और कानूनी तौर पे मुंतखब हो जाएंगे। ठीक हो गया। शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलें इसको एक तरफ रखते हुए दो तरह के मौक़िफ़ हैं। एक तो यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले लिस्ट जमा नहीं कराई इसलिए नशस्तें नहीं दी जा सकती। दूसरा मौक़िफ़ यह है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पहले नहीं दी थी तो अब दे दी गई, हमें दिया जाना चाहिए। आपके ख्याल में किस मौक़िफ़ में वजन है? मैं सवाल इसलिए करी कि जब हम हक़ के नुमाइंदगी की बात करते हैं, लोग मुंतखब होकर आ रहे हैं, एक बड़ा नंबर है उन सीट्स का, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इख्तियार नहीं मिलेगा, कोई इख्तियार नहीं मिलेगा, लेकिन पार्लियामान के अंदर उनकी नुमाइंदगी को माइनस करना क्या आगाज से ही तनाज़ात नहीं खड़े कर देगा? देखिए, जो पूरे मुल्क में इस वक्त शोर उठा हुआ है, शोर सही है, गलत है, धांधली का है, धांधले का है, कहां कहां हुई, कितनी हुई, ये सवालात इलेक्शन कमीशन पे उठे हैं और बेइंतहा उठे हैं और हर पार्टी की तरफ से उठे हैं। मुझे समझ ये नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को इन तमाम इल्जामात से स्पॉटलाइट से हटाता क्यों नहीं है। जितना अरसा वो इस पानी में मदानी डाल के बैठा रहेगा जो इस वक्त बैठा हुआ है ये खुसूसी नशस्तों के ऊपर, तो उतना ही अरसा वो स्पॉटलाइट में रहेगा। हो सकता है कि कोई एक नार्सिसिस्ट रवैया हो कि हमें रहना है इसके अंदर और दुनिया हमें देखे और हमारे बारे में गुफ्तगू करे और स्ट्रेट टॉक में हमारे बारे में गुफ्तगू की जाए। शायद ये मकसद हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा अजीब सी बात लगती है कि अगर जो शख्स जिस किस्म का और जिस इदारे पे इस किस्म का तनकीद हो रही है उसको तो यहां से फौरन अपने आप को सीन से थोड़ा दूर कर लेना चाहिए। और उसका तरीका यह है कि खुसूसी नशस्तों के ऊपर जो फैसला करना है करो, नहीं करना तो फिर जहां उनको बताना है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे अगले, या फैसला कर लें उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जितना आप इसके साथ खेलोगे उतने आप गंदे होगे, क्योंकि ये गंद है, एक गंदी बुनियाद पे काम हुआ है और इस गंद की बुनियाद पे जो गंद उठा है, शोर उठा है, भांत भांत की बोलियां उठी हैं, वो सब के अंदर आप रोज का रोज रंगे जाते हो। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, ये तो इलेक्शन कमीशन का हो गया और उसके ऊपर नीयत का भी जिक्र किया जैगम साहब ने, वो सब चीजें अपनी जगह पे जायज है। अब आ जाते हैं पीटीआई की तरफ। मुझे लगता है पीटीआई की गेम भी थोड़ी खराब हो गई है। खराब इस तरीके से हुई, मुझे बताइए कि जो मैं जहां तक मैं थोड़ा बहुत समझाऊं कि जब आप आजाद नोटिफिकेशन हो जाती है और रुकन मुंतखब होकर असेंबली में आते हैं, जब तो आपको 3 दिन मिलते हैं कि आपने किसी पार्टी के साथ अपने आप को शामिल करना। जो एसआईसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट के अंदर थी ही नहीं, आपने उसको क्यों ज्वाइन किया? यानी आपको तो जो पार्लियामेंट में पार्टीज हैं उनमें से किसी के साथ ज्वाइन करना चाहिए था ना। या अगर आपको अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनानी है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की शक्ल में, या वो तो ऑलरेडी वो ले गए थे खटक साहब किसी और नाम के साथ, जिस तरह पीपीपी बनी और 4 पीपीस के साथ बनी, तो ये वक्त से पहले कर लेना चाहिए था, तो क्यों नहीं किया? अच्छा, तो ये वो चीजें हैं जिसके अंदर के मुझे लगता है कि पीटीआई डिलिंक्वेंट रही, यानी ये अपने आप को सोती रह गई और गलत कोई फैसला साज नहीं था और अच्छा फैसला नहीं हुआ। आज जब वो जाते हैं, मेरा अपना ख्याल ये है उनका मैक्सिमम गेन, ये जैसे ना मैक्सिमम पोजीशन नेगोशिएशन की, मैक्सिमम पोजीशन ये है कि हमें अगर ये सीटें मिल जाएं तो हमारे और लोग जिन्होंने इतनी मारें खाई हैं, मेहनत की है, जो नहीं इलेक्ट हुए, हम उनको यहाँ पे मेंबर्स बना देंगे सूबाई असेंबलियों के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर, मेरा ख्याल है। और अगर ना भी मिले तो मेरा ख्याल है इस पे भी काफी तकिया किए हुए और खुश हैं कि हमें कम से कम इस नंबर के अंदर ऑपोजिशन की सूरत के अंदर अपना एक रोल अदा करने को मिल जाएगा। होगा क्या, जितना आप डिले करेंगे उतने आप पीटीआई के दांतों के अंदर और दांत को तेज करने का उनको मौका दे रहे हो। ये गंद जो उठेगा, ये सिर्फ गंद यहां तक नहीं है, ये गंद गवर्नेंस में भी जाएगा, ये गंद हुकूमत के काम और उसकी मदाखलत के अंदर भी जाएगा। तो इसलिए अगर कोई यहां पे ये सोचना चाहता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लेके आना है, तो फिर उसको कम से कम ये कहना चाहिए कि यार इसका फैसला करो। अब ये कर क्यों नहीं रहे, आपका जो बुनियादी सवाल है। मेरा अपना ख्याल ये है कि 3 मार्च को, कल के दिन में शायद वो असेंबली स्वेयरन हो जाएगी, 8 मार्च को सदर का इंतखाब हो जाएगा और फिर उसके बाद सेनेट के जो है हो जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इनकी कोशिश है कि सेनेट और सदर इनके इंतखाबात आराम से सुकून से हो जाएं, गो के इन नंबरों के साथ मेरा ख्याल है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शायद कोई कहीं ना कहीं खदशा खौफ हो कि ये नंबर भी ऐड कर दिया तो फिर कहीं थोड़ा बहुत 5-सा कोई टच एंड गो ना बन जाए। तो मेरा ख्याल है उसको श्योर करने के लिए, बाकी स्पीकर वजीर आजम का काफी क्लियर है। तो मेरा ख्याल है कि सवाल ये सिर्फ इस वक्त पैदा हो रहा है कि शायद ये जिसे कहते हैं कि ओवर किल कर रहे हैं, ज्यादा शोर होना चाहते हैं कि सदर वो हो जिसको हम चाहते हैं, यानी जो भी चाहता है
सदर उसको होना चाहिए और ये लोग कोई गन ना क्रिएट करें, इनको सीटें एक्स्ट्रा ना दी जाएं। और सिमिलरली सेनेट के जो मेंबरान हैं उनकी जब नुमाइंदगी होती है तो वो फिर उस सूरत में, ऐसी सूरत में हो जबकि सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन भी हो चुका हो। ठीक हो गया जी। अबसार साहब, क्यों ताखीर हो रही है? कोई इतना मुश्किल मामला है कि नशिस्तें दी जानी है या नहीं दी जानी चाहिए? दोनों सूरतों में फैसला अब तक नहीं आ जाना चाहिए। और फिर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आज नशिस्तें मांग ली हैं ये 25, आपके ख्याल में उनका हक बनता है? देखिए, अखलाकी तौर पे तो उनका हक नहीं बनता, सियासी तौर पे। और एक सियासी तौर पे एक कानूनी हुक्म है जिसकी वजह से वो ये बात कर रहे होंगे, लेकिन अखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ उनका हक नहीं बनता और ये कानूनी हुक्म है वो दूर करना चाहिए। अब पता चल गया तो उसको दूर करना चाहिए और होगा भी आइंदा। उम्मीद है कि जो अभी ये नई सिचुएशन आई है क्योंकि कानून साजी इस पे करेंगे लोग। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ आ रही कि हम इसी तरह के इश्यूज़ में क्यों पड़े रहते हैं। मसलन वो जो लाहौर में हुआ है इचरा वाला वाक़या, उस पर ASP जो है शहर बानो, उन्होंने बड़ा अच्छा अपना रोल प्ले किया। हम इस तरह के लोगों के बारे में बात क्यों नहीं करते कभी भी? हम मतलब और बहुत सारे वाक़यात और उस दिन किया था, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं किया? मतलब अवेयरनेस जो है लोगों को ये रजिस्टर करवाना बार बार कि वो गलत हैं और वो गलत नाम इस्तेमाल कर रहे हैं इस मज़हब का भी, और तो इस पे दो दफ़ा भी बात हो सकती थी, 3 दफ़ा भी हो सकती थी क्योंकि इशू अभी भी चल रहा है। लेकिन हम घूम फिर के आ जाते हैं जहाँ, मेरा ये अपनी ऑब्जर्वेशन है जो गलत हो सकती है, कि हमारा एक ना दीवाना है, हम दीवाने हैं किसी के, उसके साथ गर्म हवा भी चलती है ना तो हम रोज़ाना बैठ के उसका मरसिया पढ़ना शुरू कर देते हैं। मुझे एक बात, सारी गुफ्तगू की है, मेरे मुअज़्ज़ज़ सीनियर दोस्तों ने भी की है, आपने भी की है, आप तो ज़ाहिर दानिशवर भी हैं। तो ये मुझे बताएं कि इसमें सारी गुफ्तगू में आपने इलेक्शन कमीशन टूल क्यों दे रहा है, फलाना क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, मान लिया सब, ये PTI क्या कर रही है, इस पर क्यों नहीं डिस्कस किया? ये बुनियादी गलती किसकी है? मेरी है? चलें इसको कमेंट कीजिए, क्या उन्होंने गलत जवाब? देखिए साहब, एक इलेक्शन था, उसके ऊपर सबकी नजर थी कि हम स्मूथ आगे बढ़ेंगे, पर जो हालात हैं ये तो रोज एक दूसरे के पीछे हैं, अरबों लगा के इलेक्शन करवा दिया है। कौन एक दूसरे के पीछे? मैं कौन एक दूसरे के पीछे? ये सियासी जमातें एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना पार्लियामेंट के अंदर। आपने ये गलती किसकी है? ये गलती किसकी है? मैं, आप एक कंपटीशन में हैं, आप एक रिंग में हैं, आप एक बॉक्सिंग रिंग में हैं, आप कंपटीशन में हैं, मुकाबला हो रहा है और आप गलती कर रहे हैं इस बात पे कि मेरे तो पैम्पर बदलने हैं हर एक ने। मैं नहीं बदल सकता भाई, मैं क्यों बदलूं इनके पैम्पर, या कोई और सियासी जमात क्यों बदले? मैं अखलाकी तौर पे मैंने पहले कह दिया कि ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही। मुझे बताएं कि जो लेटर दिया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, हमने उसको डिस्कस क्यों नहीं किया? हम ये क्यों नहीं कौम को बता रहे कि ये बेवकूफी है, ये मिले हुए हैं ये भी अंदर से। अब साहब इस लेटर को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। आपने बात कर दी, मुझे पता था बात जरूर होगी। आर्टिकल 206 के नीचे इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद, सर वो खत्म हो गया ना मामला, उन्होंने कहा ही नहीं हमें सीटें नहीं चाहिए, यही तो बताना चाह रही हूँ। आर्टिकल 206 के नीचे उनसे पूछा गया था, उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने क्यों कहा हमें सीटें नहीं चाहिए? सर सीटें नहीं चाहिए उन्होंने नहीं कहा। कहा है आपने लेटर पढ़ा? एक तो उन्होंने, जी बिल्कुल मेरे पास है लेटर, एक तो उन्होंने तरदीद कर दी है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले खुद हैं। तरदीद मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। देखिए ना, ये है लालापन कि एक बंदे ने लिख के अदालत में एक चीज दी है आपके, और फिर बाद में वो जुबानी तरदीद कर रहा है, हम कह रहे हैं हाँ हाँ उसने तरदीद कर दी। मैं सर वही लेटर, अफसार साहब वही लेटर की आखिरी 2 लाइंस पढ़ने लगी थी, उनका जो उनसे पूछा गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आर्टिकल 206 के नीचे आपके कितने लोग जीत कर आए हैं और आपकी कितनी रिजर्व सीट्स हैं। उन्होंने जवाब दिया, अंडरसाइन सबमिट्स दैट सिंस नो कैंडिडेट कंटेस्टेड इन द जनरल इलेक्शन 2024 ऑन द सिंबल ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, देयरफॉर द लिस्ट रिगार्डिंग वुमेन कैंडिडेट्स डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस नॉट सबमिटेड। ये उनका इलेक्शन लड़ने तक का है। अब यहाँ बात खत्म होगी, क्या पहले नहीं थी? लोग बाद में आए ना। मैं आपको गलत बात नहीं करने दूंगा। इसकी डेट पढ़े, इस लेटर की डेट पढ़े, इलेक्शन से पहले का कब है, डेट पढ़े क्या? 26 फरवरी है। कौन सी? सर वो इलेक्शन की बुनियाद पे बात कर रहे हैं ना, 26 फरवरी में कह रही हूँ, वो इलेक्शन की बुनियाद पे कह रहे हैं कि कोई जीत के नहीं आया क्योंकि अपने निशान पे लड़ा नहीं किसी ने। एक मिनट ठहरे, कानूनी लड़ाई लड़नी है ना, वो लिख के देते इलेक्शन कमीशन को कि 81 मेंबरान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उसकी बुनियाद पे हम ये 12, 14, 15 की लिस्ट दे रहे हैं। दे चुके होंगे ये लेटर भी ना, ये लेटर इलेक्शन कमीशन ने दिया है, वो उन्हें कहते हैं आपने कोई लेटर नहीं दिया। मैं कुर्बान जाऊं, वो दे चुके होंगे, आपको पता है वो दे चुके होंगे। मैं ये कह रही हूं दे चुके हैं, लिखा क्यों नहीं? जा रहे ना उनके वकील खड़े हैं। अच्छा आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, आपने पीसीआई के आपसे मैं आपको एंकर होना चाहिए, मैं एंकर आप ऐसे ना करें बल्कि मॉडरेटर होता कि आप लोग क्या बात की आपने?
अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये उनको सीट्स नहीं चाहिए। लेटर आपके सामने है, लेटर पढ़ दिया, इसमें डिस्कस करें। इस लेटर के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ने पे इन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया, इन्होंने अपनी बेवकूफी से इस मुल्क को तबाह कर दिया है। इस आपने खुद कहा पीटीआई के कंडक्ट में बात कर लें तो इसका जवाब देना कि ऊपर बात हुई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना क्या गलत ऑप्शन था पीटीआई के लिए? मैं लेती हूं, ये छोड़े, मैं क्यों मैं ये देखिए बात है उनके सियासी उसके ऊपर बात की बात कर रहे हैं। हां जी, अभी हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इस पे सवाल नहीं करते। ये तो अभी आप कॉर्नर हुई हैं, इसलिए आप सवाल करेंगे। मैं क्यों कॉर्नर होगी सर? मैं नहीं कॉर्नर होती आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि आप चारों मुख्तलिफ तरह की बात रखें, चाहे मेरी बात को रद्द करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहती हूँ ये बर्दाश्त पैदा हो माशरे में भी कि हम एक दूसरे की बात को सुने, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखें। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने पीटीआई ने बल्ले का निशान इनसे वापस किया, इनकी अपनी बेवकूफियों की वजह से गया। इनके मुखालिफिन फायदा तो उठाएंगे, तो व्हाई आरंट दे सो स्मार्ट? इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए बार-बार? इलेक्शन के कहने पे पीटीआई ने स्मार्ट पॉलिटिकल मूव नहीं किया, दुरुस्त हो गया। जी ज़ैगम साहब, देखिए, हम में से कोई भी किसी पार्टी का दीवाना नहीं है। मेरे ख्याल है हम सब अवाम के दीवाने हैं और अवाम के हकूक की बात करते हैं। और सियासी जमात का हक हर वक्त सियासी जमात का हक नहीं होता, बल्कि उनके करोड़ों वोटर्स का हक होता है। तो उनके करोड़ों वोटर्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो कोई भी जमात हो। डायरेक्ट किसी को डिसएनफ्रेंचाइज किया जाए या इनडायरेक्ट डिसएनफ्रेंचाइज किया जाए, इससे पाकिस्तान के लिए नुकसान का रास्ता निकलता है। ये लेटर है, ये जनरल इलेक्शन में जो सीट्स थी उसके तनासब से ख़वातीन की सीट्स के बारे में है। उन्होंने खुद वजाहत कर दी पार्टी वालों ने। अभी जो 9 लोग शामिल हुए हैं और जो नई लिस्टें देना चाहते हैं वो इससे अलग मामला है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आने वाली हुकूमत पर कितना बड़ा माशी बोझ बनेगा और क्या वो इस बोझ को कामयाबी से उठा पाएगी। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। मूडीज की इस रिपोर्ट के मुताबिक नई मखलूत हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। मुश्किल इस्लाहात के लिए मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज्यादा मजबूत नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 के इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबात के बाद सियासी खतरात भी बुलंद है। IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की अप्रैल में मियाद खत्म होने के फौरन बाद नौमुंतखब हुकूमत के नए प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश और सलाहियत के बारे में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम दीगर ममालिक और इदारों से कर्ज का हुसूल मुश्किल होगा। मूडीज ने पाकिस्तान की CAA3 रेटिंग बरकरार रखते हुए कहा है कि पाकिस्तान को बैरूनी माली ज़रूरियात का सामना है और ज़र मुबादला ज़खायर नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तानी मईशत को कलील वस्त मुद्दत के दौरान इंतहाई बुलंद माली खतरात दरपेश हैं। मूडीज के मुताबिक माली और बैरूनी खतरात में कमी की सूरत में पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है, जबकि कर्जों पर डिफॉल्ट की सूरत में पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड हो सकती है। ये तो थी वो माशी नंबर गेम जो हुकूमती और आलमी सतह पर अहमियत रखती है, मगर अवामी सतह पर भी मईशत से जुड़ी खबरें कुछ अच्छी नहीं है। नेपरा ने जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में एक माह के लिए बिजली 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। इजाफा मार्च के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे से सार्फिन पर GST समेत 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। साथ ही साथ निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर एक और मेहरबानी करते हुए बिजली और गैस की कीमतों से मुतालिक अहम फैसला किया है। निगरान काबीना ने बिजली गैस टैरिफ के नोटिफिकेशंस में हुकूमती किरदार खत्म करने के लिए नेपरा और ओगरा कवानीन में तरामीम करने की मंजूरी दे दी है। इस तरामीम के जरिए ओगरा और नेपरा हुकूमती मुदाखलत के बगैर बिजली और गैस टैरिफ का नोटिफिकेशंस कर सकेंगे। यानी आसान अल्फाज में अवाम अब नेपरा और ओगरा के रहमो करम पर होंगे। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि ये माशी हालात सूरत हाल क्या संभल पाएंगे। सवाल इस तरह से, मूडीज ने माशी मुस्तकबिल को गैर यकीनी करार दे दिया। कोई मसला नहीं है, हुकूमत आते ही मईशत ठीक करेगी। नवाज शरीफ पुरुमीद, क्या इत्तेहादी हुकूमत मूडीज के तखमीनों को गलत साबित कर पाएगी? ज़ैगम साहब, करनी चाहिए। इस वक्त ये हुकूमत में आ रहे हैं, लेकिन मूडीज को ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कर्जे इनके बहुत ज्यादा हैं, देना बहुत कुछ है, रिजर्व्स इनके पास है नहीं, पैसे आने की उम्मीद नहीं है। अब वो शक क्यों कर रहे हैं? देखिए, मूडीज ने अक्टूबर 2022 में, सितंबर में हमारे जो है सागडार साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने चार्ज संभाला था। 1 महीने के बाद डाउनग्रेड किया था पाकिस्तान को, और फिर मार्च 2023 में जो डिफॉल्ट से एक स्टेप ऊपर वाली रेटिंग होती है, सिर्फ एक स्टेप ऊपर वाली,
वो पाकिस्तान को कर दी थी, CAA 3, और अब क्या किया है, उसको बरकरार रखा है। अब मार्च में क्यों हम उस रेटिंग पर गए थे, क्योंकि IMF के साथ सींग लड़ा लिए थे उसी हुकूमत ने जो अब दोबारा आने जा रही है, जिसके नतीजे में हमने देखा कि हमारा रुपया जो है वो रुपया भी तबाह हुआ, महंगाई का भी एक तूफान आया, बहुत बड़ा एक माशी बहरान आया, जिसको फिर इंटरिम हुकूमत में ऑफ ऑल द पीपल, मतलब क्या आयरनी है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने आकर संभाला और इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। अब ये लोग फिर आ रहे हैं, कहने को तो ये माहिरीन मईशत हैं, मईशत को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन जो अभी का उनका रिकॉर्ड है वो एक मुख्तलिफ कहानी सुनाता है। और मोदी भी जो बात कर रहा है, एक तो जैसे आपने बताया वो मैंडेट की बात कर रहा है कि क्या इनके पास ऐसा पब्लिक मैंडेट है कि गैर मकबूल फैसले कर सके। जाहिर है अगर मईशत को पटली पर लाना है और IMF के 3 साल के प्रोग्राम में जाना है। देखिए मजीद जो चैलेंज है कि अप्रैल में ये जो स्टैंड बाई प्रोग्राम था जो 6 महीने का मिला था, क्योंकि 3 साल का प्रोग्राम था, वो माशाअल्लाह पिछली PDM की हुकूमत फेल करके गई थी, उसका आखिरी जो रिव्यू है नहीं हो सका था, और उसके बाद 6 महीने का एक छोटा सा मुन्ना प्रोग्राम लिया था अप्रैल तक, जिसके फौरन बाद एक नए प्रोग्राम में जाना है। तो क्या इस हुकूमत के पास, मोदी कहता है, इतनी अवामी मकबूलियत है जिसके सहारे पर ये इतने मुश्किल फैसले कर सके? क्या इनकी इंटेंशन है, क्या इनके पास जो है उस तरह के इरादे हैं? अब इस हुकूमत में जवाब देना है। ठीक हो गया जी, उम्मीद करनी चाहिए, बिल्कुल उम्मीद करनी, इरादे भी अच्छे होंगे। अफसार साहब, माजी में इत्तेहादी हुकूमतें माशी तौर पर नाकाम रही, चाहे वो इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत हो 18 की या अभी 16 माह की जो हमने इत्तेहादी हुकूमत देखी, और मोडीज वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अपने मईशतदान माहिर मईशत 6 साल से कर रहे हैं। और अभी भी जो खबर आ रही है कि वो खत भी लिख दिया गया, ईमेल डाल दी गई है PTI की जानिब से, रॉयटर्स खबर दे रहा है बेल आउट पैकेज देख कर दिया जाए, और उन्होंने जवाब नहीं दिया इस बात का। तो ये इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर कितना बोझ होगा? नियत उम्मीद के साथ भी उनके लिए आसान सफर होगा इन चीजों को संभालना? देखिए, एक मैं बात आपको पिछले सेगमेंट की वो करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बात ये है कि ज़ैगम साहब ने कहा कि वो अभी देना चाह रहे थे नई लिस्ट अपने विमेन मेंबर्स की। मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी सियासी जमात, इतने अच्छे अच्छे वकील उनके पास, उन्होंने कानूनी जंग अगर लड़नी है तो ये जो 26 तारीख को उन्होंने लेटर दिया है, इसमें उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि हमें 81 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और इतने मेंबर्स हमारे बनते हैं, सीटें दी जाएं। एक कानूनी जंग शुरू हो सकती थी उससे। ये मेरी समझ है, महदूद समझ है, क्यों नहीं किया? अगर इतने नालायक हैं तो क्या इनको 25 करोड़ की आबादी का मुल्क दे दिया जाए? जो एक लेटर नहीं सही तरह से लिख सकते इलेक्शन कमीशन को अपनी कानूनी जंग शुरू करने के लिए? ये मेरा सवाल। और 26 तारीख को लिखा है, इलेक्शन से पहले का लेटर नहीं है। खैर, ये वो जवाब था उस बात का। आपने जो बात की ना, देखिए मैं शुरू से ये बात करता रहा हूँ कि सादा अक्सरियत होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा। हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क को कहीं नहीं ले जा रहा। 7 साल हमने देख लिया, 8वां साल शुरू हो गया, और आपने जिक्र खुद किया है कि इतने सालों से ये मसाइल हमारे हल नहीं हो रहे कोalition गवर्नमेंट्स की वजह से, तो ये अब भी नहीं होने। लेकिन जो मोदी ने कहा है वो नहीं है जो हमारे यहाँ हेडलाइंस लगी हुई हैं और या जिसका उर्दू तर्जमा किया जा रहा है। उन्होंने ये एक अजम्पशन को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, उन्होंने एक चीज़ अज्यूम की है कि कोalition गवर्नमेंट वीक होती है, वो शायद वो सख्त फैसले ना ले सके रिफॉर्म्स के, जिसमें जाहिर है कीमतों में इजाफा है, नए टैक्स लगाने हैं, कॉस्ट कटिंग करनी है, जिसकी बुनियाद पे इकॉनमी मजबूत हो और इनको मजीद लोन बाहर से मिल सकें। अगर ये IMF से मुआहिदा कर लेते हैं, सख्त फैसले ले लेते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं ये कहा कि हमारी मईशत तबाह हो जाएगी। डॉन की हेडलाइन भी गलत लगी हुई है, खैर उनकी मर्जी। और दूसरी बात, एक फैसले का मैं आपको अभी बता देता हूँ कि PIA की जो निजकारी है ना, वो हो जाएगी बहुत जल्दी, और वो सबसे बड़ा बोझ है पाकिस्तान की मईशत पे। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कैबिनेट में नहीं आ रही कि उन्होंने इसको सियासी इशू बनाना है। एक जहाज़ में दुनिया भर में 60 लोग होते हैं मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ एक जहाज़ पे, हमारे यहाँ 425 एम्प्लॉई हैं एक हवाई जहाज़ पे। तो इसलिए ये जो बोझ है ना, ये उतरेगा, देखिएगा, इससे से बहुत फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान की शायद जो मार्केट प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी, एक ब्रेक लें। इसका जो मफरूज़ा है क्या गलत साबित कर पाएंगे हम, एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, वो हमारे इंतखाबात को भी इंतहाई मुतनाज़ कह रहे हैं, फिर वो हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत के मैंडेट को मुतनाज़ कह रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं फिर हमारी माशी सूरत हाल पर। और जाहिर बात है हमें चाहिए भी आगे IMF के साथ भी चलना है। PTI की जानिब से भी ऐसे काम जारी हैं कि वो ख़त लिखते हैं, कभी मेल लिखते हैं। आपके ख्याल में मुस्बत तौर पर हमारे मुज़ाकरात बाहर के इदारों के साथ चल पाएंगे? आने वाली हुकूमत संभाल पाएगी मईशत को? मेरा ख्याल है मूडीज या S&P या फिच जो भी हमारे बारे में रेटिंग्स करते हैं, मेरा ख्याल है उनको पता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त $8 अरब हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, $8 बिलियन। और सिर्फ 3 मुल्क जिसके अंदर चीन है और सऊदी अरब है और UAE है, उनका जो पेएबल कर्जा है हर साल के बाद वो $9 अरब है, जो कि अभी उन्होंने हमें थोड़ा सा वेव किया है। उन्होंने कहा कि इसको तो ठीक है, साल के लिए और आगे ले जाते हैं। तो $9 अरब सिर्फ साल का, बाकी उससे ज़्यादा बहरहाल कोई 40-45 बिलियन डॉलर जो हैं वो हमने चीन के वैसे भी देने हैं, वो CPEC के हिसाब से और बाकी प्रोजेक्ट के पैसा हमने जो लिया हुआ है। पूरी दुनिया को हमने $131 अरब देने हैं और पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं 8 अरब। तो टेक्निकली आप ऑलरेडी डिफॉल्टेड पोजीशन में हैं, इसीलिए आप IMF के पास भागते जाते हैं और IMF से कहते हैं कि हमें कोई ना कोई हमारा सांस को ऑक्सीजन लगाने का सिलसिला जो है वो वेंटिलेटर जारी रखें और ऑक्सीजन पीछे से सप्लाई करते रहें। तो ये भी है कि सारी दुनिया को इस हकीकत का पता है। वजह क्या है? वजह इस तरीके से है कि जो आता है, जो हुकूमत आती है, वो पिछले के ऊपर माशाल्लाह मल्टीप्लाई करके उसको और उतना बड़ा कर्जा डबल करके छोड़ के चली जाती है। सिर्फ ये जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी, ये जो पीछे दरमियान में आई काकड़ साहब की 7-8 माह के लिए $4 अरब इन्होंने कर्जा लिया। गो के ये कहते हैं कि हमने 5 अरब वापस भी किया है, लेकिन 4 अरब लेके फिर 5 अरब वापस किया है इन्होंने। तो बाहर सूरत वो ये 4 अरब भी आपके ऊपर चढ़ेगा कुछ अरसे के लिए, तो रहेगा ये जब तक इसको पे ऑफ नहीं किया जाता। ये वो चीज़ है। दूसरा PIA वापडा की ये जो रेलवेज और दूसरा स्टील मिल की बात हुई, सियासी तौर पर आपने अपने इन्वेस्टमेंट वहां पे की हुई है, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आप वो फैसले नहीं कर पाते जो कि आपको करने चाहिए। PIA का जिक्र हुआ, गालिबन वो इतना तैयार कर दिया गया है कि शायद लोगों को ये उम्मीद भी पैदा हो जाए कि नहीं कुछ ना कुछ काम SIFC करेगी और PIA की प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन 10% ऑफ योर GDP, 10% आपका GDP का टोटल जो आपका GDP का वही आपके जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं ये खा जाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिनकी जरूरत है। फिर महसूलात नहीं है आपके पास, रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका नहीं है। ये वो सारी चीजें हैं जो कि किसी भी हुकूमत के लिए फैसले करने, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने लाजमी होंगे। क्या आने वाली हुकूमत ये इन बैसाखियों के सहारे ये इस किस्म के फैसले कर पाएगी? वो करना चाहेगी, क्योंकि इससे वोटर बैंक भी इफेक्ट होगा, इससे सियासत भी इफेक्ट होगी, इससे इत्तेहादी भी इफेक्ट होंगे। तो ये फैसले करने के लिए तो बहुत मजबूत हुकूमत चाहिए। ठीक बात की उन्होंने कि कम से कम सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब बहुत खूब जानते हैं कि कैसे हम पे इतने कर्जे चढ़े हैं, क्योंकि वो खुद भी इसके हिस्सेदार हैं कर्जे चढ़ाने के। इनको ओडियस डेट कहते हैं। ये वो डेट है जो आपको कोई ग्रोथ नहीं देता, कुछ रिटर्न नहीं देता। ये ओडियस बदबूदार कर्ज है जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये वजह है कि आपके मेरे ख्याल में वो S&P या फिच जो भी है वो इसी तरीके से बातें आपको करता रहेगा। आप फिलहाल सांस के लिए ऑक्सीजन IMF से लेके उधार उससे सांस लेते रहिए और दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको थोड़ी सी हिम्मत ताकत दे कि ये रिफॉर्म करके इकोनॉमी को बेहतर तौर पे आगे ले जाए। इफ्तिखार साहब, कितना आसान रहेगा इस्लाहात करना, रिफॉर्म्स करना हुकूमत के लिए? अभी एक जो जैसे ऑगरा और नेपरा का भी फैसला मैंने सामने रखा, ठीक है, जो हो रहा है दुरुस्त हो रहा है, इसी सीमत में इनको काम करना पड़ेगा। कर्जे लिए तो उतारने भी पड़ेंगे, लेकिन भला हो हमारी एक सियासी सोच का, एक सियासी पार्टी की फ़िक्र का कि हमें कुछ हुआ है नहीं तो दरख्वास्तें पहले दे रहे हैं कि इनको भूखा मार दो, हमें इक़्तिदार नहीं मिला, हमारा आदमी जेल में है, इनको भूखा मार दो, सारी मुल्क को भूखा मार दो। उस पर कोई बात नहीं करता, उनके इस रवैये पे कोई शख्स तबसरा नहीं कर रहा। ये अफसोसनाक है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ मूडीज़ जिन्होंने ये बनाई है, क्या किसी भी पार्टी को हुकूमत मिलती तो क्या मूडीज़ की रिपोर्ट यही होती जो आज आप हमें बता रहे हैं? ये सब प्लांटेड स्टोरीज़ हैं। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बैनुल-अक़वामी जो सोच है, फ़िक्र है, वो उसकी निशानदेही करती हैं। जो मुंतखब लोग हैं उनमें सलाहियत भी है और कर्ज भी उन्हें मिलेगा, और ऐसे बयानात जो हैं ये हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत के मुतरादिफ़ हैं और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं, और मैं इसको कंडेम करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि मेरा मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचेगा और हम ये जो मुश्किलात हैं इनसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ इस मुल्क को तबाह करने के जो मंसूबे हैं वो मनसूबा साज एक बात याद नहीं रखते, अगर ये मुल्क में तबाही हुई तो सब मारे जाएंगे, कोई किसी का झंडा नहीं फिर बचेगा। अगर वो पाकिस्तान के झंडे को सरनगू करने की बदनीति पर काम कर रहे हैं तो फिर किसी सियासी पार्टी का भी झंडा नहीं बचेगा। ये बात ज़हन में रख लीजिए। बाकी देखते हैं आने वाली हुकूमत क्या करती है। अफसार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मैं इफ्तिखार साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि मूडीज़ जो है दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसी में से एक है। कोई ऐसा इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको सिर्फ दुनिया में यही काम नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के साजिशें करते रहें, हम अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। और मोदी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि स्टेबल लुकिंग इकॉनमी है। ऐसा नहीं, हमारे तर्जमे गलत हो रहे हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव तर्जमे नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं। मोदी की रिपोर्ट इतनी डैमेजिंग नहीं है जितना हमारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन है और जो तर्जुमा है उसका। दुरुस्त हो गया जी। प्रेजेंटेशन की मैंने की या आयशा ने की या बाकी मीडिया ने की? मीडिया ने की। हाँ तो मैं मीडिया ने हमने तो उसका जवाब देना है। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और आने वाली हुकूमत के इरादे भी यकीनन। ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट है जो ये कहती है कि पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड भी बढ़ेगा, इलेक्शन बेयकीनी को कम करेगा नहीं, ये हम पर भी है। जिस तरह की यहाँ गुफ्तगू हुई, अगर जिस तरह का पीटीआई की तरफ से इक़दामात हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना भी चाहिए और एहसास भी करना चाहिए। जो इफ्तिखार साहब ने गुफ्तगू की कि अगर गलत करेंगे तो वो सबके लिए ही गलत होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।